हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद और छायावादोत्तर युग। सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि छायावाद की समय सीमा कब से कब तक है। कब से कब तक है? सन 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद की समय सीमा कब से कब तक है? 1918 से 1936 ईस्वी तक है। हम छायावाद और छायावादोत्तर युग से पूरा 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया जाता है? आंसर दीजिए आप सब। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, नंद दुलारे वाजपेयी को, मुकुटधर पांडे को, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को? राइट आंसर दीजिए। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया जाता है? यस, राइट आंसर क्या होगा? मुकुटधर पांडे को। किसे स्वीकार किया गया है? मुकुटधर पांडे को। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। किसने? मुकुटधर पांडे ने। और कहाँ से? जबलपुर से। कहाँ से? जबलपुर से। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, माखनलाल चतुर्वेदी को, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? किसे स्वीकार किया है? देखो, रामचंद्र शुक्ल जो है वो छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में बोलते हैं ना। इन्होंने जो छायावाद की परिभाषा दी है वो है छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, और जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, और फिर उसके बाद कभी उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का 2 अर्थों में माना है। तो इन्होंने 2 लोग को माना है। छायावाद का प्रवर्तक किसे किसे माना है? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। और जयशंकर प्रसाद को किसने माना है? किसने माना है? लगे हाथ हम ये भी देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद को किसने माना है? इलाचंद जोशी ने। किसने माना है? इलाचंद जोशी। और सुमित्रानंदन पंत को किसने माना? पंत नंद के दुलारे थे, तो नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। और माखनलाल चतुर्वेदी को प्रभाकर माचवे। किसने माना है? प्रभाकर माचवे ने माना है। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, छायावाद के कवि चतुष्टय में कौन कौन से कवि शामिल हैं? आंसर दीजिए कि चतुष्टय में कौन कौन शामिल हैं? प्रसाद, पंत, निराला, भगवत चरण वर्मा, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत? ऑप्शन 3 है प्रसाद, पंत, निराला। ऑप्शन 4 है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा।
राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहली बात, ये चतुष्टय पूछा है तो इसमें चतुष्टय में 3 ही है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। और ऑप्शन सेकंड में भगवत चरण और माँ आ गए तो ये भी नहीं होंगे। अब बचा ये दोनों, तो ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा गया है? प्रसाद पंत निराला। प्रसाद पंत इसमें नहीं है, तो हमारे किस ऑप्शन में मिल गया? ऑप्शन फोर्थ में। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा को छायावाद के कवि चतुष्टय में स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, छायावाद की लघु त्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं? आंसर बताइए। लघु त्रयी पूछा गया है। राम कुमार वर्मा, भगवत चरण वर्मा, महादेवी वर्मा। ऑप्शन 2 है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, भगवत चरण वर्मा। ऑप्शन 3 है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। ऑप्शन 4 है भगवत चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें तीनों वर्मा आ जाएंगे, तो किस ऑप्शन में हमें तीनों वर्मा मिल रहे हैं? नहीं ना, ये भी ऑप्शन कट गया। ये तीनों में तीनों वर्मा नहीं है, तो लघु त्रयी में तीनों वर्मा आते हैं। राम कुमार वर्मा, भगवत चरण वर्मा और महादेवी वर्मा, तीनों वर्मा हमारे लघु त्रयी में आ जाएंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, छायावाद की बृहत त्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं? देवी वर्मा, प्रसाद पंत। ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भगवत चरण वर्मा। ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। ऑप्शन 4 है महादेवी वर्मा, मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा इसका राइट आंसर? बृहत त्रयी पूछा गया है इसमें। यस, बृहत त्रयी में हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। किसको कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश? किसको? प्रसाद पंत निराला। तो किस ऑप्शन में है? ये नहीं है, प्रसाद पंत निराला। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। प्रसाद पंत और निराला बृहत त्रयी में आएंगे। प्रसाद को क्या कहा जाता है? प्रसाद को ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा कौन है? प्रसाद। विष्णु कौन है? पंत। और महेश निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन मिलन किस कवि की रचना है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 भगवत चरण वर्मा। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? वन मिलन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। और ये रचना कब की है? वन मिलन 1909 की है। कब की है? 1909। उर्वशी से वन मिलन करते हैं, फिर इनके प्रेम का राज्य फैलता है, तो हमारी ये हो जाएगी 1909 की। उर्वशी भी 1909 की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा का महत्व किस कवि की रचना है? ऑप्शन 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा राइट आंसर? यस, महाराणा का महत्व किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और ये है कब की? 1914 की। कब की है? 1914 की। इनका प्रेम पथिक भी 1914 में लिखा गया है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं?
राइट आंसर दीजिए। 14 सर्ग या फिर 15, 20 या 10? कितने सर्ग हैं कामायनी महाकाव्य में? क्या होगा राइट आंसर? यस, कितने हो जाएंगे? ऑप्शन 2 इज द राइट। 15 सर्ग हैं। वो 15 सर्ग कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। चिंता, आशा, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, फिर उसके बाद कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आखिरी क्या है? आनंद। इसको हम याद कैसे करेंगे? ये 15 हो गए ना। 15 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गई हैं हमारे। तो देखो, सबसे पहले जो कामायनी के मनु हैं उनको चिंता होती है। जब उनको चिंता होती है तो फिर जब वो चिंतित बैठते हैं तो उनके मन में आशा का संचार होता है, और आशा का संचार होता है फिर उनको श्रद्धा दिखाई देती है, और जब श्रद्धा दिखाई देती है, श्रद्धा को देख के उनके मन में काम वासना जगती है। जब काम वासना जगती है, उसकी पूर्ति होने पे फिर लज्जा आती है। जब काम वासना हो जाती है, लज्जा आती है, उसके बाद फिर वो कर्म में आते हैं, और जब कर्म करते हैं तो कर्म करने पे इच्छा होती है। फिर उसके बाद वो ईड़ा आती हैं, ईड़ा आती हैं, उनके साथ वो स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में क्या देखते हैं? कि वे संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो निर्वेद को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ पे उनको दर्शन प्राप्त होता है। दर्शन क्या था? रहस्यमयी आनंद, रहस्य और आनंद। इस तरह से हमारे 15 सर्ग हो जाएंगे। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कामायनी महाकाव्य का अंगिरस है। कामायनी महाकाव्य का अंगिरस क्या है? यस, कामायनी महाकाव्य का अंगिरस क्या है? शांत रस है। शांत का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कामायनी महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? निराला जी ने, या प्रसाद ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने, या फिर महादेवी वर्मा ने? 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्या होगा राइट आंसर हमारा? शांतिप्रिय द्विवेदी। हमें उपनिषद पढ़ने से क्या मिलती है? शांति मिलती है, तो शांतिप्रिय द्विवेदी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? उर्वशी, प्रथम प्रभात, सावन पंचक, या फिर कानन कुसुम? कौन सी रचना है इनकी प्रथम कविता? यस, राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक है। सावन पंचक कब की है? सावन पंचक 1906 की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना है। कौन सी रचना इनकी प्रथम पुस्तकाकार है? उर्वशी, कामायनी, आंसू, या चित्राधार? यस, प्रथम पुस्तकाकार रचना क्या है? उर्वशी हो जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सी रचना है? झरना, लहर, आंसू? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? प्रथम काव्य संग्रह।
यस, प्रथम काव्य संग्रह क्या है? इसमें ऑप्शन में कुछ रॉन्ग है। ओ, इधर है। तो हमारा प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम हो जाएगा। इनका प्रथम काव्य संग्रह क्या है? कानन कुसुम। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रसाद द्वारा रचित किस काव्य को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला स्वीकार किया गया है? झरना को, लहर, आंसू या प्रेम पथिक को? यस, किसे स्वीकार किया गया? झरना को, जो 1918 की है। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। प्रेम पथिक कब की है? 1914 की है प्रेम पथिक। और आंसू 1925 की है। लहर 1933 की है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 सुमित्रानंदन पंत। क्या होगा हमारा राइट आंसर? हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यस, मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत किस रचना को माना जाता है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अनामिका, परिमल। क्या होगा राइट आंसर? यस, किसको माना जाता है? सरोज स्मृति को। सरोज स्मृति को माना जाता है। और सरोज स्मृति है कब की रचना? 1935 को है, जो निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की देहावसान अर्थात मृत्यु पे लिखा था। ये हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम गीत माना जाता है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निराला द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह कौन सी रचना है? प्रथम काव्य संग्रह पूछा गया है। परिमल, अनामिका, निहार, जूही की कली। सबसे पहले तो थर्ड ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि निहार तो महादेवी वर्मा जी का है। अब इसमें बताइए, जूही की कली कविता है, तो बचा परिमल और अनामिका। कौन सा है प्रथम काव्य संग्रह? यस, प्रथम काव्य संग्रह क्या है? अनामिका है। ये इसका द्वितीय संस्करण 1938 में था और प्रथम संस्करण 1923 और दूसरा 1938। द्वितीय संस्करण इसका कब प्रकाशित हुआ था? 1938 में। और परिमल कब की है? परिमल 1930 की है। और जूही की कली 1916 की है। जूही की कली कब की है? 1916 की है। और निहार महादेवी वर्मा की रचना है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पंत जी से है ये। प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है? लो, इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया। बताइए आप लोग क्या होगा? यस, प्रकृति का सुकुमार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंत द्वारा रचित प्रथम छायावादी रचना है। उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा या फिर पल्लव। यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्छ्वास, क्योंकि ये उछलते कूदते जाते हैं ना। उच्छ्वास 1920 की है, 20 उच्छ्वास है। अभी हम 30 क्वेश्चन देखने के बाद फिर इनकी रचनाओं को क्रम से बताएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 19 देखते हैं, 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं अभी हम लोग, उसके बाद फिर रचनाओं को हम डिटेल में बताएंगे। सुमित्रानंदन पंत की संपूर्ण कविताओं का संकलन किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? उनकी संपूर्ण कविताओं का संकलन। पल्लव,
चिदम्बरा, संपूर्ण नहीं है, यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन किस शीर्षक से प्रकाशित है? पल्लव, चिदम्बरा, बीड़ा, गुंजन। उस रचना पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। अब बताइए आंसर। यस, क्या हो जाएगा? चिदम्बरा। चिदम्बरा रचना पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है? यस, किसको कहा जाता है? पल्लव को। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर दीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। क्या होगा राइट आंसर? संवेदनशील। देखो, पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, तो संवेदनशीलता किसमें ज़्यादा रहेगी? जो प्रकृति के चितेरे रहेंगे। तो पंत प्रकृति के चितेरे थे, तो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी पंत जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी किसे कहा जाता है? राइट आंसर दीजिए। महादेवी वर्मा, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन 4 सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा राइट आंसर? यह हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में उत्तर प्रदेश के, एक मिनट, इनका जन्म, हाँ 1907 में ही है। कहीं कहीं पे क्योंकि 8 भी लिखा रहता है ना। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध जिले फर्रुखाबाद में हुआ था, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या? आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भगवत चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, महादेवी वर्मा, या फिर नरेंद्र शर्मा। किसे माना जाता है हालावाद का प्रवर्तक? एक मिनट, हालावाद का प्रवर्तक इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, क्योंकि हालावाद के प्रवर्तक तो हरिवंश राय बच्चन होंगे ना, तो उसमें तो वो आंसर नहीं दिया है हालावाद के प्रवर्तक का। कोई नहीं, चलो हम लोग ऐड कर लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन हमारा राइट ऑप्शन होगा। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी का बयारन किस कवि को कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल। राइट आंसर क्या होगा? यस, हिंदी का बयारन हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है, जिसे हम हालावाद का प्रवर्तक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी साहित्य में मांसलवाद का प्रवर्तक, अभी हालावाद का प्रवर्तक बच्चन जी थे, तो मांसलवाद का प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा। किसे माना जाता है? यस, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? मांसलवाद का प्रवर्तक कौन हो जाएगा? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 26। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पे, पल्लव या फिर बीड़ा। किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको? यस, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पे मिला था। और मिला कब था? 1968 में। 1968 में इन्हें चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है? महादेवी वर्मा को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस पर प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार? यामा, निहार, रश्मि, नीरजा। यस, राइट आंसर क्या होगा? यामा पे मिला था। महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, महादेवी वर्मा कृत निहार, रश्मि, नीरजा और शांदगी के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। ये सारी जो इनके गीत है वो उसका संकलन कौन सी रचना है? काव्य संग्रह नीरजा, यामा, रश्मि या फिर निहार। राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। यस, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यामा। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और शांदगी, ये चारों यामा में संकलित हैं। पढ़ते हैं हम अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। महादेवी वर्मा कृत किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है? काव्यानुवाद बताइए। सप्तपर्णा, यामा, निहार, नीरजा। क्या होगा राइट आंसर? ये जो निहार है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका कब लिखी थी? सन 1930 में निहार की भूमिका में लिखी थी। और ऋग्वेद मंत्रों का उच्चारण किसमें है? सप्तपर्णा में। किसमें है? सप्तपर्णा में है। और निहार इनका प्रथम काव्य संकलन भी है। यस, तो हमारे 30 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो आइए हम कुछ रचनाकारों की रचनाओं का क्रम देख लेते हैं। लगे हाथ। सबसे पहले किसकी रचनाओं का क्रम देखते हैं? जयशंकर प्रसाद का देखते हैं। किसका? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का है, देखो, उर्वशी, वनमिलन, उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्रधार। तो देखिए, सबसे पहले जो जयशंकर प्रसाद थे वो उर्वशी से वनमिलन करते हैं। उर्वशी से वनमिलन करते हैं। जब वन में मिलन करेंगे तो उनके प्रेम का राज्य फैलता है। जब प्रेम राज्य फैलता है उसके बाद फिर वो अयोध्या का उद्धार करते हैं।
फिर उनको शोकोच्छ्वास हो जाता है। जब शोकोच्छ्वास होता है तब 1911 में बब्रुवाहन लेकर कानन कुसुम जाते हैं। कानन कुसुम 1913 का है। कानन कुसुम जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे प्रेम पथिक बन जाते हैं। उसके बाद राणा महाराणा का महत्व 18 बार चित्रधार को बताते हैं, मतलब 1918 का है इनका ये। और उस आइए फिर हम देखते हैं उनके काव्य संकलन को। झलक, झ से क्या हो जाएगा, ये ट्रिक है हमारी। झरना, झरना 1918 की है। कब की है झरना, 1918 की है। आंसू, आंसू कब का है, 1925 का है। सन भी कभी कभी, सन भी अक्सर पूछा जाता है कभी कभी क्या। फिर उसके बाद लहर, लहर कब का है, 1933 का लहर है। फिर कामायनी, इसकी ट्रिक क्या है, झलक, इसकी ट्रिक है हमारी झलक, ट्रिक है झलक। देखो झरना 18, झरना 25, आंसू, लहर 33 और 35 की कामायनी। फिर देखते हैं हम किसकी रचनाओं को। बचे कौन, पंत साहब हमारे। पंत प्रकृति के चितेरे थे पंत जी। पंत जी की क्या रचना है, पंत जी जो है उछलते कूदते जाते हैं, उच्छ्वास, ग्रंथि लिखते हैं। फिर इनकी रचना है ग्रंथि। उसके बाद फिर ग्रंथि, वीणा, 27 वीणा बजती है। फिर 28 पल्लव, पल्लव, गुंजन। देखो उच्छ्वास 20 की है, ग्रंथि भी 1920 की है, बीड़ा 1927 की है। 27 बीड़ा मिलकर 28 बार पल्लव करते हैं। फिर उसके बाद गुंजन कब की रचना है, गुंजन 1932 की है गुंजन। फिर इनकी प्रगतिवादी रचनाएं भी है, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, तो ये छायावादी रचनाएं थी। और फिर हम देखते हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा की रचनाओं का क्रम क्या है, निहार। महादेवी वर्मा जी निहारती हैं 30 में रश्मि को। किसको निहारती हैं, सो के उठते उठते नहीं हम रश्मि देखते हैं, आई किरणें आई कि नहीं आई, तो वो निहारती हैं 30 बार। 30 में निहारती हैं 32 बार रश्मि को। फिर निर्जा, निर्जा 1935 की है। उसके बाद फिर सांध्य गीत, शाम हो जाती है, सांध्य गीत, फिर शाम हो जाती है। सांध्य गीत कब की है, 1936 की है। फिर शाम हो जाती है सांध्य गीत। उसके बाद फिर यामा, जो ये तीनों का संकलन है, ये यामा है, यामा 1940 की है। फिर दीपशिखा, दीपशिखा, दीपशिखा कब की है, 1942 की है। उसके बाद है, अब बचते कौन है छायावादी में, बचे हमारे निराला जी। प्रसाद हो गए, पंत हो गए, निराला की कुछ रचनाओं को देखते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण रचना है अनामिका, अनामिका, अनामिका इनका काव्य संग्रह है प्रथम, 1923 का है। परिमल, परिमल कब की है, 1930 की है। उसके बाद गीतिका, गीतिका 1936 की है गीतिका। फिर तुलसीदास, निराला के प्रिय कवि तुलसीदास थे ना, तो इन्होंने तुलसीदास लिखा है। तुलसीदास कब की है, 1938 की है। फिर कुकुरमुत्ता, सर्वहारा वर्ग पे जो लिखा गया है इनका, कुकुरमुत्ता 1942 की है। फिर अड़िमा, अड़िमा कब की है, 1943 की है। बेला, बेला 1946 की है। नए पत्ते, नए पत्ते भी 1946 की है। फिर अर्चना, अर्चना कब की है, 1950 की है अर्चना। फिर आराधना, आराधना 1953 की। गीतकुंज, गीतगुंज 1954 का है।
सांध्य कांकली, ये लास्ट है इनका, सांध्य काकली। तो इनकी रचनाओं को हम ट्रिक से देखो याद करते हैं। जो निराला जी थे, सबसे पहले ये अनामिका लिखते हैं, 23 में अनामिका, फिर परिमल 30, गीतिका 36, फिर तुलसीदास 38, फिर कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता कहाँ उगता है, अड़िमा में, फिर अड़िमा में जब उगता है फिर उसके बाद बेला आते हैं, बेला में नए पत्ते निकलते हैं, नए पत्ते, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अर्चना करते हैं, किस अर्चना में आराधना करते हैं, फिर गीत कुंज और शांध्य कांकली। शांध्य कांकली इनका आखिरी है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, मस्त रहो, ख्याल रखो अपना। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।